Hello everyone, I am Himanshi Dadich. Today I welcome all of you at Engineers Group. आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारी सीमेंट का है वो स्टोरेज कैसे किया जाता है और उसके स्टोरेज के जो बैड इफ़ेक्ट है और जो एडवांटेजेस है वो क्या क्या है। और हम आज डिस्कस करेंगे कि जो बॉक्स कंपाउंड है वो क्या है, क्योंकि जो बॉक्स कंपाउंड का रोल होता है वो हमारे टाइप ऑफ सीमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो यहाँ हम लोग बात करते हैं कि स्टोरेज ऑफ सीमेंट एंड इट्स इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट, कि हमारे सीमेंट का स्टोर कैसा होना चाहिए। हम हमारे जो सीमेंट्स है उनको कैसे स्टोर करेंगे कि हमारी सीमेंट में कोई भी मॉइस्चर कंटेंट उसमें अवेलेबल ना हो, यानी कि वो कैसा होना चाहिए, जहाँ भी हम हमारे सीमेंट को स्टोर कर रहे हैं वो रूम कैसा होना चाहिए, उसमें ना तो कोई किसी प्रकार का मॉइस्चर कंटेंट हो ना ही उसमें कोई एयर कंटेंट हो, वो एकदम सील प्रूफ होना चाहिए, वाटर प्रूफ भी एंड एयर प्रूफ भी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि जो हमारे it is often necessary to store cement for a long period, particularly when deliveries are irregular, कि हम हमारे सीमेंट को स्टोर क्यों करके रखते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए, कि यदि हमारी जो सीमेंट की हम कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और हमारे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन में जो सीमेंट की जैसे हम मंगवा रहे हैं सीमेंट, तो डिलीवरी प्रॉपरली नहीं हो रही है, ब्रेक हो के हो रही है, तो हम क्या करेंगे, बल्क में हमारे सीमेंट को हम लोग बाहर से ट्रांसपोर्ट करके मंगवा लेंगे। तो बल्क में मंगवाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको स्टोर करेंगे। तो स्टोर करने के लिए क्या होता है कि हम उसको स्टोर अच्छी सूटेबल प्लेस में करेंगे, वाटर प्रूफ और सील प्रूफ प्लेस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, वेयर हाउस में उसको अच्छे से स्टोर करेंगे। तो सीमेंट शुड बी स्टोर्ड अवे फ्रॉम द मॉइस्चर प्लेसेस। सीमेंट कहाँ से अवे दूर रहना चाहिए, मॉइस्चर प्लेस से दूर रहना चाहिए। अगर हमारी सीमेंट ने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया तो वो क्या बन जाएगी, वो पत्थर बन जाएगी, मतलब लम्स के रूप में हो जाएगी। तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी, उसकी जो सेटिंग टाइम प्रॉपर्टी है वो भी क्या होगी, रिटार्ड हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। तो हमारा जो सीमेंट है वो कहाँ पे स्टोर होना चाहिए, जहाँ पे मॉइस्चर अवेलेबल बिल्कुल भी ना हो, यानी कि एक वाटरप्रूफ गोदाम वेयर हाउस में हम लोग क्या करेंगे, हमारे सीमेंट को स्टोर करेंगे। तो इसमें आगे लिखा हुआ है, इफ इट इज कॉन्टेक्ट विथ मॉइस्चर देन सीमेंट रिड्यूसेस इट्स स्ट्रेंथ। अगर ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाएगी तो क्या होगा कि हमारी जो सीमेंट है वो अपनी स्ट्रेंथ को खोने लगेगा, यानी कि वो कम कर देगा। Thus, cement should be stored in suitable waterproof structure. सीमेंट इन बल्क सब, और सीमेंट का हम लोग कैसे स्टोर कर सकते हैं, सीमेंट को कट्टों में भर सकते हैं, कट्टों में भर के उनको सील पैक कर सकते हैं। ठीक है, पेपर बैग आते हैं, आप देखते हैं सीमेंट के कट्टे कैसे होते हैं, थोड़े पेपर बैग की तरह होते हैं, या प्लास्टिक बैग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमारी सीमेंट को स्टोर कर सकते हैं। वरना जो सीमेंट बिन्स है यानी सीमेंट क्लीनर है, उसमें हम लोग हमारे सीमेंट को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि इस तरीके से क्या होते हैं, यहाँ पर ये बिन्स बने हुए रहते हैं, बड़े बड़े जहाँ गोदाम्स होते हैं वहाँ इस तरीके से बिन्स बने हुए रहते हैं। इन बिन्स में क्या करते हैं, हम हमारे सीमेंट को स्टोर कर लेते हैं। ये वाटरप्रूफ होते हैं और एयर प्रूफ होते हैं, यानी कि एकदम सील पैक होते हैं। इनमें क्या करते हैं, हम हमारी सीमेंट को स्टोर कर लेते हैं। जहां अगर सीमेंट टाइम टू टाइम अच्छे से डिलीवर नहीं होती तो हम क्या करते हैं, बल्क में मंगवा कर उन्हें अच्छे से स्टोर कर लेते हैं। या फिर क्या करते हैं, हम इस तरीके के बैग्स आते हैं, इसमें हम सीमेंट स्टोर कर लेते हैं। ये क्या है, हमारा सीमेंट बैग है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट को स्टोर करते हैं। और कहाँ स्टोर करते हैं, अगर हम किसी गोदाम के अंदर स्टोर कर रहे हैं तो गोदाम का जो फ्लोर है वो कैसा होना चाहिए, गोदाम का फ्लोर नॉन पोरस होना चाहिए, मीन्स कि वहाँ से किसी भी प्रकार की कोई सीलन या हवा नहीं आनी चाहिए। वो क्या होना चाहिए, इम्परवियस होना चाहिए, यानी कि बहुत ही ठोस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ से कुछ हवा आ रही है या कुछ सीलन हो रही है या हमारी सीमेंट जा रही है, ऐसा कोई उसका फ्लो नहीं होना चाहिए, ना ही ऐसी कोई दीवार होनी चाहिए। अगर उस हमारे वेयर हाउस में विंडोज या गेट हैं तो वो भी क्या होनी चाहिए, टाइटली सील पैक होनी चाहिए, अच्छे से पैक होनी चाहिए। वहाँ से ये नहीं कि थोड़ी खुली खिड़की है तो उससे क्या होगा कि जो हमारी सीमेंट है उस सीमेंट पे क्या होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारी सीमेंट जो
एयर के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। एब्जॉर्ब करने के कारण वो लम्प्स में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसके कारण क्या हो जाएगा, जो उसकी हार्डनिंग प्रॉपर्टी है वो कम हो जाएगी, जिससे हमारी जो सीमेंट की स्ट्रेंथ है उस पर इफेक्ट आएगा। मेनली हमारी सीमेंट की स्ट्रेंथ पर ही इफेक्ट आता है, वो सीमेंट हमारे कंस्ट्रक्शन साइट के लिए अनयूज्ड हो जाएगी। इस वजह से हमें वाटरप्रूफ और सील प्रूफ वेयर हाउस में हमारी सीमेंट को स्टोर करना चाहिए। तो ये बात तो हो गई कि हमको हमारे सीमेंट को किस तरीके से स्टोर करना चाहिए। अब नेक्स्ट बात आती है कि बॉक्स कंपाउंड। बॉक्स कंपाउंड क्या होते हैं? हमने जब सीमेंट का फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था तो उसके अंदर क्या पढ़ा था कि सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट किन दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, आर्जिलेसियस कंपोनेंट्स एंड कैलकेरियस कंपोनेंट्स। मीन की जिसके अंदर भरपूर कैल्शियम हो, आर्जिलेसियस मतलब बहुत क्ले शेल ऐसे हो, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को हम क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं, फिर उनको ब्लेंड करते हैं। ब्लेंड करने के बाद क्या करते हैं, उनको बर्निंग प्रोसेस करते हैं, ठीक है। जब बर्निंग प्रोसेस होता है और जो हमारी सीमेंट है वो किन किन ऑक्साइड कंपोनेंट्स से बनती है, जैसे कि लाइम हो गया, एल्यूमिना, सिलिका, मैग्नीशिया, ठीक है, एक्सेट्रा, जितने भी ये कंपोनेंट्स ऑक्साइड कंपोनेंट्स है, ये क्या होते हैं, बर्निंग के टाइम जब हमारे सीमेंट को हम बर्न करते हैं तो ड्यूरिंग बर्निंग स्टेज, जब बर्निंग स्टेज आती है तो क्या होते हैं, बहुत से केमिकल रिएक्शंस होती है उनके अंदर, ठीक है। ये कंपोनेंट्स, ये ऑक्साइड वगैरह क्या करते हैं, एक दूसरे से केमिकली रिएक्ट करते हैं। तो केमिकली रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, जब वो केमिकली रिएक्ट करते हैं तो बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ऐसे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है कि उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो अलग हटकर होती है और उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर ही हमारी सीमेंट की प्रॉपर्टी क्या करती है, डिपेंड करती है। और जो इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जिन्होंने खोजा एंड आइडेंटिफाई किया उनका नाम था आर.एच. बोग। इसलिए इन कंपाउंड का नाम हमने क्या रख दिया, बोग कंपाउंड। ये 4 तरीके के कंपाउंड है जो कि हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि ये है, यहाँ पे हम लोग थोड़ी लैंग्वेज लिख लेंगे कि बॉक्स कंपाउंड होते क्या है एक्चुअल में। ड्यूरिंग बर्निंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट, burning process of cement, there formation of various complex compounds, and these compounds are mainly responsible for property of cement। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रॉपर्टी ऑफ cement, and it is identified by R.H. Bogue। That's why these complex compounds are known as Bogue's compound। तो हम लोग पढ़ेंगे कि बॉक्स कंपाउंड कितने होते हैं। बॉक्स कंपाउंड होते हैं यहाँ पर 4। नंबर 1 है C3A, मीन्स की ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, जिसे हम सेलाइट भी कहते हैं। सेलाइट इसका एक तरीके से मान लो निक नेम है C3A का। C3A मीन्स की ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सलाइट। अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जब हमारा जो सीमेंट है, सीमेंट के जब अंदर हम लोग वाटर ऐड करते हैं तो जिस तरीके से जैसे ही हम वाटर ऐड करेंगे तो कुछ केमिकल रिएक्शंस होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन में जब केमिकल रिएक्शन से कुछ हीट क्या होगी, उसमें इवोपरेट होगी, एक्सर्ट होगी, बाहर निकलेगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो जैसे ही जब हम लोग सीमेंट पेस्ट में वाटर ऐड करेंगे तो जो हमारा C3A है उसमें क्या, उसके अंदर क्या बदलाव आएंगे, क्या चेंजेस आएंगे, वो हमको कैसी प्रॉपर्टी शो करेगा। तो C3A क्या हो जाता है कि हम सीमेंट में जैसे ही पानी ऐड करेंगे तो C3A जो हमारे वाटर के साथ है वो फर्स्टली रिएक्ट करेगा। तो क्या होगा, इट हाइड्रेट्स
विद इन 24 आवर्स, ये 24 आवर्स के अंदर अंदर ही हाइड्रेट हो जाता है। कौन सा कंपाउंड? C3A मीन्स की ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। और इसकी C3A की हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। जितने भी बॉक्स कंपाउंड होते हैं, हमारे पास 4 तरीके के बॉक्स कंपाउंड होंगे। C3A मीन्स की ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, C4AF मीन्स की टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, C3S मीन्स की ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, C2S मीन्स की डाई कैल्शियम सिलिकेट। इन चारों में से सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन किसकी होगी? C3A की होगी। तो क्या लिखेंगे हम? इट हैज हाईएस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन, हाईएस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन कितनी होगी? 300 कैलोरी पर ग्राम, अप्रोक्सीमेटली कितने डेज में? अप्रोक्सीमेट इन 90 डेज, 90 डेज में इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन कितनी होगी? 300 कैलोरी पर ग्राम। नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या होती है कि जो हमारी C3A की प्रॉपर्टी होती है, ये क्या होती है? C3A क्या करेगी? ये लीड्स करेगी श्रिंकेज को। अगर C3A ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि हमारे जो सीमेंट के अंदर है वो श्रिंकेज प्रॉपर्टी को क्या करेगी? वो इंक्रीज करेगी। इसलिए C3A की जो मात्रा है, अमाउंट है, वो क्या रखना चाहिए? हमको कम रखना चाहिए। इफ C3A proportion increases, then it leads to श्रिंकेज। और जो हमारी C3A है वो कैसे फेवरेबल रहती है? ये सल्फेट अटैक, मतलब हम C3A से बनी जो सीमेंट्स होती है उनको हम कहाँ यूज करते हैं? जहाँ सल्फेट अटैक के चांसेस होते हैं, मीन्स कि हम एज ए सल्फेट रेजिस्टिंग इसको यूज करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इट इज फेवरेबल फॉर सल्फेट अटैक, मीन्स कि ये सल्फेट अटैक के लिए फेवरेबल होगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है। नेक्स्ट कंपोनेंट होगा हमारा C4AF। C4AF इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम कहेंगे टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, ठीक है। और इसका निकनेम क्या होगा? इसका निकनेम होगा फलाइट, मीन्स कि शॉर्ट टर्म में हम इसको क्या बोलेंगे? फलाइट। C3A को सलाइट और इसको फलाइट कहेंगे। सेकंड हो जाएगा C4AF और ये क्या हो जाएगा? फलाइट, यानी कि टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज है? इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है? ये भी विद इन 24 आवर्स में हाइड्रेट हो जाता है, यानी एक्टिवेट हो जाता है। तो इट हाइड्रेट्स विद इन 24 आवर्स, ठीक है। और ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेटिंग टाइम के लिए, कि जो हमारा सेटिंग है सीमेंट का, वो सेटिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है? इस कंपाउंड के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि फलाइट कंपाउंड के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग ऑफ सीमेंट की सेटिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट बात आ जाती है कि इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन कितनी होगी। तो जो हमारी C4AF है, तो C4AF के लिए हीट ऑफ हाइड्रेशन इज कितनी होगी? इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन 100 कैलोरी पर ग्राम इन 90 डेज, यानी कि 90 दिन की कितनी हुई? 100 कैलोरी पर ग्राम इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन हुई। C3A की कितनी थी? C3A की 300 कैलोरी पर ग्राम थी।
अब जो थर्ड हमारा कंपाउंड आता है वो कंपाउंड है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। थर्ड कंपाउंड की बात करते हैं हम लोग। थर्ड कंपाउंड है C3S, मीन्स की ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, और इसका निकनेम क्या हो जाएगा, इसका निकनेम है एलाइट। इसका निकनेम क्या है, एलाइट। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये हाइड्रेट किस में होगा, हमारे जो दोनों कंपाउंड्स है वो विदिन 24 आवर्स में हाइड्रेट हो रहे थे, लेकिन ये क्या होगा, एक वीक लगाएगा, यानी कि एक सप्ते में हाइड्रेट होगा। तो हम क्या लिखेंगे, इट हाइड्रेट्स इन अ वीक। क्या एक सप्ते में हाइड्रेट होगा। और ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये रिस्पॉन्सिबल होगा अर्ली स्ट्रेंथ के लिए, कि सबसे आपको कहीं पर भी, कहीं कंस्ट्रक्शन साइट है वहां पे आपको अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारी सीमेंट में जो C3S है इसका अमाउंट हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करने से क्या होगा कि हमारी सीमेंट को कैसी प्रॉपर्टी मिलेगी, हमारी सीमेंट को प्रॉपर्टी मिलेगी अर्ली गेन स्ट्रेंथ की। ठीक है, तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ। किसमें, विद इन 28 डेज की अर्ली स्ट्रेंथ। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, जो C3S है इसके पास बेस्ट सिमेंटेनियस प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इट हैज बेस्ट सिमेंटेनियस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन की। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन कितनी होगी, हीट ऑफ हाइड्रेशन 110 कैलोरी पर ग्राम विद इन 90 डेज, यानी कि 90 दिन में कितनी हुई, 110 कैलोरी पर ग्राम इसकी क्या हुई, हीट ऑफ हाइड्रेशन हुई। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि ये क्या है, ये बेटर रेजिस्टेंस, इट इज बेटर रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रॉस्ट एक्शन। फ्रॉस्ट एक्शन क्या होता है, फ्रॉस्ट एक्शन वो होता है फ्रॉस्ट एंड थाविंग एक्शन, मीन्स कि जैसे कि बड़े बड़े ग्लेशियर्स वगैरह हैं, यानी कि कोल्ड वेदरिंग जहाँ हो रही है, जहाँ पे कोल्ड कंडीशन है, कोल्ड क्लाइमेट है, वहाँ पे क्या होता है कि ग्लेशियर आके गिर जाते हैं। ठीक है, जब ग्लेशियर का पानी पिघलता है तो क्या ग्लेशियर कभी एक्सपेंड होते हैं, कभी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब उसमें कभी तो खिंचावट आती है और कभी संकुड़नपन आता है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारी सीमेंट का स्ट्रक्चर जो हम लोग बना रहे हैं वहाँ पे, उस पर प्रेशर पड़ता है। ठीक है, जब एक्सपेंशन होगा तो प्रेशर पड़ेगा, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उससे क्या होगा, हमारी सीमेंट पर इफेक्ट पड़ेगा। तो जो ये ग्लेशियर वाले जो बर्फ के टुकड़े होते हैं उसका हमारे सीमेंट पे जो प्रेशर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रॉस्ट एक्शन। तो कहीं भी जहां पर भी जो फ्रॉस्ट एक्शन से हमारा स्ट्रक्चर अगर टॉलरेबल कर रहा है तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, वहां पे हम सीमेंट के अंदर C3S यानी कि अलाइट की जो अमाउंट है वो क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि जो हमारा सीमेंट स्ट्रक्चर है वो रजिस्ट हो जाएगा, किससे, फ्रॉस्ट एक्शन के अगेंस्ट क्या होगा, वो रजिस्ट हो जाएगा, वो वहां रहने के लिए अच्छे से कैपेबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट फाइनल जो हमारा कंपाउंड है, बॉग कंपाउंड, वो है C2S, मीन्स की डाई कैल्शियम सिलिकेट। क्या बोलेंगे हम इसको, डाई कैल्शियम सिलिकेट। इसका निकनेम क्या है, ब्लाइट। इसका निकनेम क्या है, ब्लाइट, यानी कि अलाइट, ब्लाइट, सलाइट, फेलाइट। अलाइट तो क्या हो गया C3S, ब्लाइट क्या हो गया C2S, सलाइट क्या हो गया C3A और फलाइट क्या हो गया C4AF। ये क्या हो गए, ये हमारे 4 तरीके के बॉक्स कंपाउंड हो गए हैं। अब C2S की बात करते हैं। अब इसके ये कितने टाइम में हाइड्रेट होता है, ये होता है 1 साल में, मतलब
C2S कितने टाइम में, 1 साल में हाइड्रेट होता है। तो ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये रिस्पॉन्सिबल होगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए। C3A 1 वीक में हाइड्रेट हो जाता है, पर रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, अर्ली स्ट्रेंथ, जल्दी से स्ट्रेंथ करने के लिए। और C2S अल्टीमेट मतलब धीरे धीरे स्ट्रेंथ क्या है, बढ़ती रहती है, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। तो उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा हमारा कंपाउंड होता है, C2S। तो हम इसमें पॉइंट्स लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा इट हाइड्रेट्स विदिन अ ईयर। सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ, मीन्स की अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अब नेक्स्ट बात आ जाएगी कि हीट ऑफ हाइड्रेशन कितनी होती है। तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा कम होगी। तो क्या लिखेंगे, इट हैज लीस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन। कितनी होगी, इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन होगी 40 कैलोरी पर ग्राम विदिन 90 डेज। और ये किसके लिए सूटेबल होगा, हम C2S का कंपाउंड अगर हमारे सीमेंट के अंदर इंक्रीज होगा तो वो लो हीट के लिए सूटेबल होगा। मास कंक्रीटिंग जहां हम करते हैं वहां पे हम C2S का अमाउंट इंक्रीज कर देंगे। तो क्या लिखेंगे हम, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज सूटेबल फॉर लो हीट सीमेंट एंड मास कंक्रीटिंग मतलब जहां बड़े बड़े डैम बन रहे हैं, जहां बड़े पैमाने पर कंक्रीटिंग हो रही है, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, C2S का अमाउंट बढ़ा देंगे। तो वहां कैसी सीमेंट यूज करेंगे, लो हीट सीमेंट में C2S का अमाउंट इंक्रीज होता है। ठीक है, फर्दर क्या लिखेंगे हम कि ये सल्फेट रेजिस्टिंग भी होता है। तो इट हैज बेटर सल्फेट resisting property, it develop less crack, hence its durability increases। मीन्स कि जो हमारा C2S कंपाउंड है वो क्या होता है, वो सल्फेट रेजिस्टिंग की प्रॉपर्टी उसके पास सबसे अच्छी होती है, और उसके पास जो श्रिंकेज प्रॉपर्टी होती है वो बहुत कम होती है। इसके अंदर जो क्रैक्स है वो बहुत ही कम डेवलप होते हैं। जब क्रैक्स बहुत कम डेवलप होंगे तो ऑटोमेटिक जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कैसा बनेगा, उसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी होगी, लॉन्ग लास्टिंग होगी, मीन्स कि वो अच्छा ड्यूरेबल होगा। तो ये सारी चीजें क्या है, ये चीजें डिसाइड करती है कि हमारी सीमेंट की प्रॉपर्टीज क्या है, और उसके टाइप्स को भी, मतलब हमारे सीमेंट के टाइप्स का बेस भी क्या है, ये बॉक्स कंपाउंड है, जो कि 4 तरीके के हैं, सलाइट, फलाइट, अलाइट एंड बेलाइट। अब बात करते हैं कि जो हमारा ये चारों है, चारों में से आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन किसकी है, सलाइट की है, 300 कैलोरी पर ग्राम 90 दिन के अंदर, और सबसे कम किसकी है, बलाइट की है, मीन्स की कितनी है, 40 कैलोरी पर ग्राम 90 दिन के अंदर। ये हो गया हमारा पूरा कॉन्सेप्ट किसका, बॉक्स कंपाउंड का। अब स्ट्रेंथ वाइज कि जैसे अगर स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं कि सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी है, तो स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी आएगी, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ आएगी C3S की, देन फिर आएगी C2S की, देन फिर आएगी C3A, देन C4AF। ये जो सीरीज वाइज प्रोसेस हो गया, ये किसका हो गया, स्ट्रेंथ का। अब हम बात करते हैं इसी तरीके से इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन की। हीट ऑफ हाइड्रेशन, अब हीट ऑफ हाइड्रेशन साफ साफ नजर आ रही है कि सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे ज्यादा है C3A की, देन किसकी है, C3S की, फिर किसकी है, C4AF की, फिर किसकी है, C2S की। ये क्या हो गई हमारी हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात। अब हम बात करेंगे कि रेट ऑफ हाइड्रेशन, कि रेट ऑफ हाइड्रेशन किसका ज्यादा है। तो रेट ऑफ हाइड्रेशन सबसे पहले सबसे ज्यादा किसका होगा,
C4AF का, देन उसके बाद किसका होगा C3A का, देन C3S एंड देन C2S। इस तरीके से क्या फ्लक्चुएट करेगी रेट ऑफ हाइड्रेशन। मीन्स कि ये क्या हो गया स्ट्रेंथ वाइज हमारे बॉक्स कंपाउंड की कि सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी, हीट ऑफ हाइड्रेशन का कैसा होगा, रेट ऑफ हाइड्रेशन किस तरीके से होगी। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ आया हो। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे कि सीमेंट किस किस तरीके की होती है और कैसी कैसी होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से अपने नोट्स मेंटेन रखिए। ओके, थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।